साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में। हमारे सिलेबस का एक बिंदु है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो प्राकृतिक संसाधनों की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत एक आता है जैव संसाधन, और जैव संसाधनों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए उसको हम जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। और दूसरा प्रकार का जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है वो है जल। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि जल संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार की पद्धतियां जो हैं उनको अपनाकर जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है, वो हमारी आज की क्लास का मूल बिंदु रहेगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष रूप से राजस्थान में स्थानीय स्तर पर किस प्रकार की पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो देखते हैं पहले पद्धतियों के बारे में कि जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो उसमें से पहली पद्धति है भूजल को रिचार्ज करके, अर्थात ग्राउंड जो वाटर है उसको रिचार्ज कर दिया जाए। देखिए, बरसात से जो जल आता है वो किसी भी माध्यम से यदि धरती की सतह के नीचे पहुंचा दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। उसके लिए दो प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, पहली प्रत्यक्ष विधि और दूसरी इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष विधि। बात करें प्रत्यक्ष विधि की, तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, भूजल को रिचार्ज करने के लिए या ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, उसका लेवल बढ़ाने के लिए धरती की सतह पर क्या किया जाए, जल का छिड़काव कर दिया जाए। तो जल का छिड़काव कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो जल रिस कर कहाँ चला जाएगा, सतह के नीचे चल जाएगा और इससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है होल या गर्त बनाकर। देखिए, इस प्रकार का एक गर्त बना दिया और उससे होते हुए पानी को नीचे धरती के सतह के नीचे तक पहुंचाना। तीसरा तरीका है कुओं में पानी भर दिया जाए, जो कुएं खाली पड़े हैं उनमें क्या भर दिया जाए, ऊपर से पानी भर दिया जाए ताकि रिसकर पानी ग्राउंड वाटर तक चला जाए। इसके अलावा हैंडपंप जो हैं उनको बंद करके, जो पुराने हैंडपंप है उनको बंद कर दिया जाए पानी डालकर, तो उससे भी क्या होगा, सतह के नीचे तक पानी चला जाएगा जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ये तो थी प्रत्यक्ष विधियां। दूसरे प्रकार की विधियां होती हैं अप्रत्यक्ष विधियां। उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, नदियों के जो निकट के स्थल हैं, नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है चित्र में, ये रिवर बेसिन है, इसके आसपास में क्या कर दिए जाएं, कुएं खोद दिए जाएं। क्या कर दिए जाएं, कुएं खोद दिए जाएं। तो उसका परिणाम क्या होगा कि आसपास से जो वर्षा का जल एकत्रित होगा वो वर्षा जल नदी में जाने की जगह इस कुएं से होता हुआ ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। दूसरे प्रकार की पद्धति है संयोजी कुएं बनाना, कनेक्टिव वेल्स बनाना। कनेक्टिव वेल्स में क्या किया जाता है, जो कम गहरे कुएं हैं उनसे पानी को अधिक गहरे कुओं में स्थानांतरित किया जाता है। मान लो ये एक कुआ कोई कुआ ए है, इस ए कुएं में पानी क्या है, इसका जो लेवल है पानी का क्या है, ऊपर है। तो यहां से जिस कुएं में पानी का लेवल क्या है, नीचे है, ग्राउंड वाटर नीचे है, वहां पे पानी को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसे संयोजी प्रकार के कुएं कह देते हैं। इसी प्रकार पानी के संरक्षण या जल के संरक्षण के लिए एक संस्था तरुण भारत संघ जो है वो कार्यरत है, जो कि जिसका नेतृत्व किया जाता है राजेंद्र सिंह जी के द्वारा। और ये लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का जो है पानी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे गांव में मुख्य रूप से जोहड़ कहा जाता है। उस जोहड़ के चारों ओर क्या कर देते हैं, ये वनस्पतिकरण करते हैं, क्या पेड़ पौधे लगाते हैं। उससे परिणाम क्या होता है, जो भी सूखी नदियां हैं उनको पुनर्जीवन करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो ये था तरुण भारत संघ, जो कि जल संरक्षण से जुड़ी हुई एक संस्था है। कुछ अन्य पद्धतियों की यदि हम बात करें तो वाटर हार्वेस्टिंग भी जल संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है। वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत वर्षा जल का क्या किया जाता है, किसी सतह पर संचय कर लिया जाता है, ठीक है। तो और उसका फिर क्या किया जाता है, पुनः उपयोग करा जाता है। जिस सतह से हो सकता है वो किसी छत से, किसी ग्राउंड से, किसी समतल स्थान से वर्षा के जल को एकत्रित करके दूसरी जगह इकट्ठा कर लिया जाए। तो जिस सतह वो सतह जहां से वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है उपयोग में लेने के लिए, उस सतह को किस नाम से जाना जाता है, पैटियो नाम से जाना जाता है। PATIO, पैटियो नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं रेन वाटर, तो रेन वाटर क्या घरों की छत पे या ऐसे किसी स्थान पर क्या कर लिया जाए, इसको एकत्रित कर लिया जाए, तो वो सतह तो क्या कहलाएगी, PATIO, पैटियो। और इसको फिर क्या कर लिया जाता है, भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित कर लिया जाता है। इस पद्धति को क्या बोल दिया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम। अगला जो विधि है वो है कैचमेंट एरिया प्रोग्राम, या इसे वाटर शेड प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है।
और इसके अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि वर्षा के रूप में जो जल प्राप्त होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर सतह पर रोका जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर धरातलीय सतह पर उस जल को रोका जाएगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो रिस कर क्या चला जाए, भूमि के अंदर चला जाए और ग्राउंड वाटर टेबल वहां पर बढ़ जाए। ठीक है। तीसरा जो पद्धति इस संदर्भ में है वो है एंटी ट्रांसपेरेंट तत्वों का प्रयोग। अब एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं उससे पहले हमें ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को समझना है। देखिए, पौधे की जड़ों द्वारा भूमि से जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है और कुछ मात्रा में जल का प्रयोग करके अतिरिक्त जल को एक प्रक्रिया जिसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं उसके माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से उस जल को बाहर निकाल दिया जाता है वातावरण में। तो यदि ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है तो ज्यादा मात्रा में पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। इस अवशोषण को कम करने के लिए वाष्पोत्सर्जन को घटाने का प्रयास किया जाता है और उसके लिए एंटी ट्रांसपेरेंट का प्रयोग किया जाता है। अब ये एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन को पेड़ पौधों में कम कर देते हैं और दो मुख्य कारक इसके लिए उपयोग में लिए जाते हैं। या तो कुछ प्रकार के रसायन जैसे केओलिन और चूना, ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं पादपों में। दूसरा है तेज गति से यदि जब हवा चलती है तो उस हवा के कारण भी वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाता है। तो इन दो प्रयासों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को घटाकर क्या किया जा सकता है, पौधों द्वारा भूमि से अवशोषित जल की मात्रा को घटाकर जल संसाधन का हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। अगली विधि है मल्चिंग। मल्चिंग के अंदर क्या किया जाता है, किसी धरातलीय सतह को घास से ढक दिया जाता है ताकि वहां से पानी भाप भरकर ना उड़े। तो इस प्रकार की घास की परत या पादपों की परत यदि किसी धरातल पर लगा दी जाती है तो उस धरातल से वाष्प के रूप में पानी का नुकसान या जल का नुकसान जो है वो नहीं होता। इस प्रकार की विधि को किस नाम से जानते हैं, मल्चिंग नाम से जाना जाता है। ये थी जल संरक्षण की कुछ विधियां। आइए कुछ और विधियों की हम बात करें और वो एक विधि है परलोकेशन टैंक। परलोकेशन जो टैंक है वो एक प्रकार के क्या हैं, सामान्य भाषा में कहें तो क्या है, एक प्रकार के हौद होते हैं जहां पर पानी को क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है भविष्य के उपयोग के लिए। ठीक है। और भूजल का भी इससे क्या किया जाता है, पुनर्भरण किया जाता है। इस प्रकार के कुछ क्या होते हैं, परलोकेशन टैंक्स होते हैं। इनमें जो पानी है वो एकत्रित कर दिया जाता है ताकि ये रिस कर भूमि के अंदर चल जाए और ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसमें बढ़ोतरी हो सके, वो ऊपर आ जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जल पद्धति, जल संरक्षण की पद्धति है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जल संसाधन, जल स्रोत जो होता है उससे जुड़े हुए समस्त जो क्षेत्र होता है उसमें नहरी पानी के जो है उसकी सिंचाई के अतिरिक्त अन्य सिंचाई पद्धतियों को भी अपनाने का प्रयास किया जाता है। यानी प्रयास ये किया जाता है कि नहर की सिंचाई के अतिरिक्त अन्य पद्धतियां अपनाई जाए। क्यों? क्योंकि नहर पद्धति से सिंचाई करने से क्या होता है, पानी अधिक मात्रा में खर्च होता है, पानी अधिक खर्च होता है। इसलिए नहर पद्धति की सिंचाई की जगह अन्य पद्धति द्वारा सिंचाई की जाए, उस पद्धति को कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नदी बेसिन विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत किसी भी नदी और उसकी सहायक नदियों का जो संपूर्ण क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत जल संरक्षण पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है और इस प्रोग्राम को सम्मिलित रूप से नदी बेसिन विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब है जल में घुलनशील रूप में ही खाद्य या उर्वरक का क्या करना, प्रयोग करना। यदि खाद और जल का अलग अलग प्रयोग किया जाता है तो जल अधिक मात्रा में लगता है फसल को। यदि जल में घुलनशील रूप में ही खाद या उर्वरक फसलों को दे दिया जाए तो जल की जो मात्रा लगती है वो कम लगती है और इस प्रकार से जल या पानी का जो है संरक्षण इस कृषि पद्धति के माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ विशेष प्रकार की कृषि पद्धति अपनाई जाकर भी जल का संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि उन विशेष प्रकार की कृषि पद्धतियों में जल का उपयोग कम होता है। जैसे सबसे पहली इस लिस्ट में है सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन को ड्रॉप इरिगेशन भी कहते हैं और इसके अंतर्गत पौधों की जड़ में, पौधों को पानी कहाँ चाहिए होता है, जड़ में, तो पौधों की जड़ में सीधे बूंद बूंद करके या रिस रिस कर जब पानी जाता है तो उसे ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरी पद्धति है मिश्रित कृषि
और मिश्रित कृषि के अंतर्गत एक ही खेत में अलग अलग किस्म की क्या उगा दी जाती है, फसलें उगा दी जाती है। एक फसल जिसको पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता है और दूसरी जिसको कम मात्रा की आवश्यकता है। इसका परिणाम क्या होता है कि कुल मिला के समग्र रूप से जो जल का उपयोग है वो कम होता है। इसी प्रकार तीसरा माध्यम है क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन का तात्पर्य क्या है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की अलग अलग किस्म की खेती करना, ताकि एक फसल ऐसी हो जो भूमि की उर्वरता और नमी को बनाए रखे और उसका उपयोग अगली फसल कर पाए। तो क्रमिक रूप से उस प्रकार की फसलों को उगाना ताकि खेत की उर्वरता और उसमें नमी की मात्रा जो है वो मेंटेन रखी जा सके, उसको क्रॉप रोटेशन कह देते हैं। इसी प्रकार कुछ उन्नत प्रकार की मैनेजमेंट, भू प्रबंधन और कुछ उन्नत प्रकार के पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों का प्रयोग विवेकपूर्ण रूप से करके भी जल की जो मात्रा है, जल का जो संरक्षण है वो कृषि भूमि पर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सरकारी कार्यक्रम भी जल संरक्षण के संदर्भ में सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल मिशन, नदी जोड़ो परियोजना। ये सभी कार्यक्रम जल संरक्षण के संदर्भ में सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनको हम योजनाओं के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक होगा उन योजनाओं में हम विस्तृत रूप से इनके बारे में बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं केवल जल संरक्षण की पद्धतियों के बारे में। उनमें से एक पद्धति है सरकार की कुछ स्कीम्स, जिनको विस्तार से हम सरकारी योजनाओं वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब जैसा हमने देखा, ये थी कुछ पद्धतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही हैं, लेकिन राजस्थान में स्थानीय स्तर पर कुछ विशेष प्रकार की पद्धतियां जल के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक रूप से अपनाई जाती रही हैं, वर्तमान में भी वो प्रचलित हैं। आइए देखते हैं किस किस प्रकार की वो पद्धतियां हैं जो राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं स्थानीय स्तर पर। पहले प्रकार की जो पद्धति है वो होती है जोहड़, जो कि प्रत्येक गांव में एक ऐसा स्थल होता है जहां वर्षा के पानी को क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार की संरचना प्रत्येक गांव में हमें लगभग देखने को मिल जाती है। और राजस्थान में एक व्यक्तित्व है राजेंद्र सिंह, जो कि इन जोहड़ों के संरक्षण का कार्य से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो राजस्थान में हमें लोकल रूप में देखने को मिलती है जल संरक्षण के लिए, वो है नाड़ी या पोखर। नाड़ी या पोखर, नाड़ी या पोखर में भी वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। 7 से लेकर 8 महीने तक की इस जल को, वर्षा के जल को, ये नाड़ी या पोखर क्या कर सकता है, संग्रहित रख सकता है। और नाड़ी या पोखर एक्चुअल में होता क्या है, ये एक 8 से लेकर 12 मीटर गहरा कच्चा या पक्की दीवारों सहित क्या होता है, इस प्रकार का क्या होता है, एक गड्ढा होता है। ठीक है, इस प्रकार से या तो दीवारें, इस गड्ढे की जो दीवारें हो सकती हैं वो कच्ची भी हो सकती हैं या पक्की भी हो सकती हैं। और जो अतिरिक्त जल होता है, ठीक है, उसको नेहटा नामक संरचना द्वारा नदी तक भेज दिया जाता है। देखिए, इस वर्षा का जल एकत्रित होगा यहाँ पर, और वर्षा का जल यदि इसकी जो गहराई है उससे अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो इस नाड़ी या पोखर में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, नेहटा। ये नेहटा क्या होता है, ये नेहटा इस एक्स्ट्रा पानी को नेहटा कहाँ तक भेज देता है, नदी तक पहुंचा देता है। यानी नाड़ी या पोखर में अतिरिक्त पानी यदि आ गया तो नेहटा नाम की संरचना इसमें होती है जो इसे नदी से कनेक्ट करती है और इस पानी को नदी तक पहुंचा देती है। ठीक है, और मुख्य रूप से इस प्रकार की नाड़ी या पोखर जो राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं वो राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिम राजस्थान में विशेष रूप से हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार का जो एक नाड़ी या पोखर जो कि सबसे पहले बनाया गया था पश्चिम राजस्थान में, वो राव जोधा के काल में बनाया गया था, जब राव जोधा का शासन था जोधपुर में, या हम कह सकते हैं पश्चिम राजस्थान में। उस समय इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसी से मिलती जुलती एक संरचना है राजस्थान में जल संरक्षण के संदर्भ में, उसे टोबा के नाम से जाना जाता है। टोबा और कुछ ही नहीं बल्कि क्या होती है, नाड़ी या पोखर का ही एक रूप होता है, लेकिन ये नाड़ी या पोखर से अधिक गहरा होता है। ये 8 से 12 मीटर गहरा, इससे ज्यादा गहराई की यदि नाड़ी या पोखर होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, टोबा के नाम से जानते हैं। और ये भी वर्ष भर क्या करती है, जल संरक्षण करती है। कैसे, वर्षा के जल का संचय करती है। यहाँ हम नाड़ी या पोखर में हम देखते हैं, नाड़ी या पोखर केवल 7 से 8 महीने तक ही क्या करता है, वर्षा के जल का संरक्षण करता है, संचयन करता है। और ये वर्ष भर पश्चिम राजस्थान में वर्षा के जल को इसमें संचयित रखा जाता है। किसमें, तो टोबा में। तो टोबा और नाड़ी में दो मुख्य अंतर, टोबा अधिक गहरा होता है, टोबा में वर्ष भर जल का संरक्षण होता है, जबकि नाड़ी कम गहरी होती है और 7 से 8 महीने तक ही वर्षा के जल को इसमें संचयित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है इसी प्रकार की एक संरचना राजस्थान में जल संरक्षण के संदर्भ में खादिन।
खादिन जो होता है ये भी एक तालाब नुमा संरचना होती है, अस्थायी रूप से इसे बनाया जाता है। और एक जो ढलान वाला क्षेत्र होता है, देखिए ढलान वाला जो क्षेत्र है, इस ढलान वाले क्षेत्र की दूसरी तरफ इसको क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो ढलान वाला क्षेत्र है, उसके नीचे एक क्या बना दिया, एक गड्ढानुमा संरचना जब बना दी जाती है तो इस ढलान वाले क्षेत्र से पानी कहाँ आ जाता है, इस क्षेत्र में, इस गहराई वाले क्षेत्र में आ जाता है और खादिन का निर्माण करता है। और इस खादिन की विशेषता क्या होती है, इसकी एक दीवार तो क्या होती है, देखिए एक दीवार तो क्या होती है, पत्थर की होती है, एक दीवार तो क्या होती है, पत्थर की, और शेष जो दीवारें होती हैं वो कच्ची होती हैं, मिट्टी की बनी हुई होती हैं। और विशेष रूप से ये जो संरचना फेमस है, प्रसिद्ध है, वो जैसलमेर में है। और जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा विशेष रूप से इस संरचना का विकास राजस्थान में किया गया था, इसलिए पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जो खादिन है वो प्रसिद्ध है। सिंचाई के लिए मुख्य रूप से इनका प्रयोग होता है। पिछली दो संरचनाएं जो हमने देखी थी उसमें हमने देखा था कि उनका प्रयोग मुख्य रूप से पेयजल के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि खादिन में जो जल एकत्रित किया जाता है उसका प्रयोग सिंचाई के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। पुराने समय में जब किसी जमीन पर क्या बनाया जाता था, खादिन बनाई जाती थी, तो राजा क्या करता था, उसके लिए जमीन देता था, यानी खादिन के निर्माण के लिए राजा द्वारा जमीन प्रदान की जाती थी। लेकिन उस जमीन के बदले राजा 1/4 उस क्षेत्र का जो भी प्रोडक्शन फसल का होता था उसका 1/4 भाग लेता था और जमीन खादिन के निर्माण के लिए जो स्थानीय समूह है उसको दे देता था। ये था खादिन। नेक्स्ट है टाका या कुंडी। टाका या कुंडी क्या होता है, 30 से 40 फुट गहरा एक गड्ढा होता है और इस गड्ढे में से, यानी कुआनुमा एक संरचना होती है 30 से लेकर 40 फीट गहरी, और यहां से पानी निकालने के लिए एक मीनार नुमा ढेकली होती है। तो देखिए ये इस प्रकार की ये जो है ये ढेकली इसके ऊपर होती है। अब ये जो टाका या कुंडी होती है उसमें और खादिन और इससे पहले हम पोखर नाड़ी जो पढ़ चुके हैं उनमें अंतर क्या है कि वो सारी खुली प्रकार की, ऊपर की सतह उनकी खुली रहती थी, लेकिन यहां आप देखते हैं कि ऊपर की जो सतह होती है वो ढकी हुई होती है, यानी ये ढका हुआ होता है, लेकिन इस ढकी हुई स्ट्रक्चर में एक जालीनुमा छेद होता है। तो देखिए ये आपको जालीनुमा छेद दिखाई दे रहा है। इस छेद जो ये जो जाली युक्त छेद होता है इसे क्या बोला जाता है, इसे इंडू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडू बोला जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसमें वर्षा के जल का जो संचय किया जाता है उसका उद्देश्य है पानी पीने के लिए, पेयजल के लिए, जबकि खादिन में किसके लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर तो यहां हो गई इंडू जो कि क्या हो गई, इसमें जालीनुमा एक स्ट्रक्चर होती है। दूसरी स्ट्रक्चर जो हमें टाका या कुंडी में देखने को मिलती है वो होती है पायतान या आगोर। पायतान या आगोर क्या होती है, वो सतह होती है, देखिए ये दूसरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये होती है पायतान या आगोर, इसे पायतान या आगोर कहते हैं। और पायतान या आगोर वो सतह होती है जहां से इस टाका या कुंडी में वर्षा का जल क्या करता है, प्रवेश करता है। तो वो सतह जहां से वर्षा के जल का संचय किया जाता है टाका या कुंडी में, उसे पायतन या आगोर कह देते हैं। और जो वर्षा का जल इस टाका या कुंडी में संचयित रखा जाता है उसे पालर पानी के रूप में जाना जाता है। और बात करें कि ये कहाँ निर्मित की जाती है, तो टाका या कुंडी पश्चिम राजस्थान में स्वयं के स्थल पर, निजी क्षेत्र पर भी निर्मित की जाती है और कई बार इसको सार्वजनिक क्षेत्र में भी पेयजल के उपयोग के लिए बना दिया जाता है, पेयजल का संचय करने के लिए बना दिया जाता है। तो ये थी कुछ विधियां जो राजस्थान में स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं। इसी प्रकार की एक विधि है झालरा। ठीक है, अब झालरा की मुख्य विशेषता क्या होती है, हमने देखा इससे पहले टाका या कुंडी में वर्षा जल का जो एकत्रण किया जाता है वो जिस सतह से किया जाता है, वर्षा जल संग्रहण हेतु जो सतह होती है उसको क्या बोला जाता है, आगोर। लेकिन यहां झालरा में किसी प्रकार का आगोर नहीं होता है। तो फिर इनमें जल कहां से आता है, ये अपना जल या तो किसी तालाब या झील से प्राप्त करते हैं। इससे पहले की स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि वो अपना जल कहां से प्राप्त करते हैं, वर्षा से। और वर्षा जल प्राप्त करने के लिए जो सतह होती है उस सतह को क्या बोला जाता है, आगोर। यहाँ पर आगोर नाम की सतह नहीं होती, ये अपना जल किससे प्राप्त करते हैं, या तो तालाब से प्राप्त करते हैं या किसी निकटवर्ती झील से प्राप्त करते हैं। संरचना की यदि बात करें तो इनकी संरचना क्या होती है, आयताकार होती है और तीन और इनमें सीढ़ी देखने को मिलती है। तो देखिए ये संरचना है तो ये 1, 2 और 3 और इसमें क्या होती है, सीढ़ी हमें देखने को मिलती है, किसमें, झालरा में। और झालरा में जो पानी एकत्रित करके रखा जाता है उसका प्रयोग जो किया जाता है वो स्नान आदि कार्यों के लिए किया जाता है, यानी लोग यहाँ सामूहिक रूप से स्नान कर सकते हैं। पीने के पानी के काम ये नहीं आता। तो आपको ध्यान रखना है
झालरा का जो पानी है वो पीने के काम में नहीं आता, केवल स्नान आदि कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जल संरक्षण के संदर्भ में जो है वो है कुई या बेरी। कौन सी? कुई या बेरी। और कुई या बेरी भी जैसा हमने देखा झालरा तालाब या झील के निकट बनाया जाता है, उसी तरह कुई या बेरी भी तालाब के निकट बनाई जाती है जहां पर जल का सतह क्या जो ग्राउंड वाटर टेबल होती है वो ऊपर होती है। तो ये 10 से 12 मीटर की गहराई पर इनमें क्या होता है? जल होता है और इनके मुंह पर एक लकड़ी का फट्टा लगा दिया जाता है। देखिए इस प्रकार का लकड़ी का फट्टा जो है इन कुओं के मुंह पर लगा दिया जाता है और खेतों के बीचों बीच जो है इसको बनाया जाता है ताकि खेतों में जो वर्षा का जल आए वो चारों ओर से आके ये फट्टे नुमा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनमें कुछ छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से वर्षा जल खेत से आके किस क्या हो जाए, इनमें चला जाए। इस प्रकार की संरचना ये होती है। और मुख्य रूप से ये संरचना कुई या बेरी जो हमें देखने को मिलती है वो भारत और पाक की जो सीमा है, जैसलमेर बाड़मेर में जो सीमा हमें भारत और पाक के बीच में देखने को मिलती है, भारत पाकिस्तान में, उस सीमा क्षेत्र में इस प्रकार की कुई या बेरी पाई जाती है। नेक्स्ट है मदार प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर एक दिखाई देती है जो कि मुख्य रूप से तालाब में जल आने के लिए बनाई जाती है, अर्थात निकटवर्ती तालाब में जल के प्रवेश के लिए यदि किसी भूमि को इस प्रकार से जल संरक्षण के लिए रिजर्व कर दिया जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मदार नाम से जाना जाता है। और सभी जो स्थानीय निवासी होते हैं वो स्वेच्छा से यहाँ पर मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है मदार, जो कि एक सतह होती है जहां से जल एकत्रित होकर निकटवर्ती तालाब में क्या करता है? प्रवेश करता है। नेक्स्ट है बावड़ी। बावड़ी भी क्या होती है? एक कुआं होता है लेकिन इसमें सीढ़ियां लगी हुई होती है, तो ये क्या है? सीढ़ी युक्त कुएं होते हैं और सीढ़ी युक्त कुओं के चारों तरफ स्नानागार और बरामदे भी बने हुए होते हैं और आध्यात्म से जुड़ी हुई ये एक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। इसलिए ये मुख्य रूप से मंदिर, किलों और मठ के निकट क्या होती है? बनाई जाती है। दो प्रकार के कार्य करती है ये, एक तो वर्षा जल का संग्रहण करती है और दूसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज क्यों? गहराई तक जल को रिस कर ये ले जाती है, इसलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज और वर्षा जल का संग्रहण भी इनके द्वारा किया जाता है। पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए, दोनों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं मेघदूत और अपराजित पक्ष जैसे पुरातन ग्रंथों में भी इस बावड़ी नाम की स्ट्रक्चर का जो जिक्र है वो हुआ है। राजस्थान में प्रसिद्ध बावड़ियों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है आभानेरी चांद बावड़ी जो कि सिकंदरा दौसा में स्थित है। स्ट्रक्चर आप देखें तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, चारों तरफ सीढ़ियां और कुछ कक्ष या बरामदे नुमा स्ट्रक्चर भी इनके चारों तरफ बनी हुई होती है। ये थी बावड़ी या हम इसको क्या कह सकते हैं? सीढ़ी नुमा कुएं। ये थे राजस्थान में स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए किए गए कुछ प्रयास। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन जल, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है, उसके संरक्षण के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं। कुछ प्रत्यक्ष प्रकार की पद्धतियां हैं, कुछ अप्रत्यक्ष प्रकार की पद्धतियां हैं और कुछ राजस्थान में स्थानीय स्तर पर भी पद्धतियां विशेष रूप से अपनाई जाती हैं जल के संरक्षण के लिए। सभी के बारे में हम एक एक करके विस्तार से बात कर चुके हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।